वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हमें ज्वाइन किया है जॉन हुसैन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तेहरान से हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जॉन आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नोमान, ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए सवाल छोड़ा था, लेकिन थोड़ी सी माजरत में ज़रा मौजूदा हालात जान लूँ सीज़ फायर के, फिर उसके बाद आपका एनालिसिस लेती हूँ। जॉन, मुझे ये बताइएगा, सीज़ फायर हो गया, उसके बाद हम तक इत्तलात पहुँच रही हैं कि इजराइल की जानिब से सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है इस वक्त वहाँ पे? जॉन, आपका माइक, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही, काइंडली ज़रा आप अपनी सेटिंग देख लीजिएगा। मैं उतनी देर नुमान से जान लेती हूँ, होपफुली जॉन का ऑडियो का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। जॉन, आपका माइक, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही, काइंडली ज़रा आप अपनी सेटिंग देख लीजिएगा। मैं उतनी देर नुमान से जान लेती हूँ, होपफुली जॉन का ऑडियो का इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। नुमान, सेम क्वेश्चन जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपके लिए छोड़ा था। जी, सवाल आपका था कि क्या ये सीज़ फायर होल्ड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। देखिए, बात वही है कि जो मैंने पहले बात का आगाज़ किया था कि ये सीज़ फायर करने का तरीकाकार होता है कि सीज़ फायर तो हमेशा म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टियां या तीनों पार्टियां जो भी लड़ाई में हैं वो या आपस में बैठती हैं या कोई एक मीडिएटर, कोई सालिस आखिर के दरमियान में बैठता है, उनकी शराइत सुनता है। उसके बाद वो मिल के पार्टियाँ आपस में फ़ैसला करती हैं कि अब हम सीज़ फायर कर देंगे, अब हम लड़ाई मज़ीद नहीं करेंगे। अगर तो सीज़ फायर इस तरह का हो तो उस ऐसे सीज़ फायर के चांसेस होते हैं कि वो कुछ अर्सा चलेगा। लेकिन ये जो सीज़ फायर हमें ईरान और इजराइल और फॉर दैट मैटर अमेरिका के दरमियान में नज़र आ रहा है, ये तो सीज़ फायर डंडे के ज़ोर पे लग रहा है कि अमेरिका ने जो अपने अहदाफ हासिल करने थे उनके मुताबिक उन्होंने वो न्यूक्लियर साइट्स पे जो ईरान की थी उन पे हमला कर दिया। उसके बाद रही सही कसर इजराइल ने भी अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश की कि एक न्यूक्लियर साइट पे उन्होंने भी काउंटर चेक किया कि कहीं कोई चीज़ रह तो नहीं गई अमेरिका के अटैक के बाद। वो कर चुके। तो अब अमेरिका को लगा उनको अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं था। जी, ये ट्रस्ट डेफिसिट, ये बिल्कुल ट्रस्ट डेफिसिट है। इजराइल मुझे 100% इसका मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि अमेरिका पे उनको ट्रस्ट नहीं है। वो तो बल्कि किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करते। उन्होंने इसी ही लिए शायद खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते। अगर उनको एतबार होता कि अमेरिका ने जो अपने जो उनके बम्बर थे, जो भी नाम है, उन बम्बर से अटैक किया है और हर तरह से उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह बर्बाद करके रख दिया है, तो दोबारा हमला करने की बात नहीं बनती। दोबारा मैं अपनी जो बात मैं इसका जिक्र कर रहा था कि सीज़ फायर की अगर बुनियादें ठीक होंगी, म्यूचुअल कंसेंट से होगी, तो वो सीज़ फायर हमेशा लास्ट करेगी। लेकिन जो सीज़ फायर डंडे की बुनियाद पे होगी, जिसमें पार्टीज को कंसल्ट नहीं किया जाएगा, जिसमें एक जो मजबूत पार्टी है वो अपने मकासद हासिल कर चुकी होगी और दूसरी पार्टी के मकासद की तरफ देखे बगैर उस पर सीज़ फायर इम्पोज करेगी, तो ये सीज़ फायर किसी तरह भी लास्ट नहीं कर सकती। पहले जो गल्फ वार 1 थी 1992 में, 2003 में इराक की वार, उसके बाद 10-11 में लीबिया, हर मुल्क जहाँ भी अमेरिका गया है, अफ़गानिस्तान अगर हम ज़हन में रखते हैं, तो अमेरिका का मकसद ये था कि वो दुनिया में अमन कायम करना चाहता है। लेकिन अमन कायम करने के लिए प्रैक्टिकली अमन उसने कायम किया नहीं। इससे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट नुमान आपने दिया है। अमन कायम क्या लड़ाई से हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मैं ब्रिगेडियर साहब से भी जान लेती हूँ। ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका की तारीख रही है, जंगे वंगे उसने कोई खास जीती नहीं है, बल्कि जीती ही नहीं है। वो क्या सोच के जंगों में कूदता है, क्या सोच के वो जंगों में जाता है? मतलब अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क है ना, वो कोई क्लेम करे तो पाकिस्तान ने जंगें जीती भी हैं और अमेरिका की तो ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है। आपके ख्याल में ये जो सीज़ फायर है ये होल्ड करेगा? और मुझे ये भी बता दें, सबके अलावा रिपोर्ट्स जो रिपोर्टेडली हमारे सामने जो इत्तलात पहुंच रही हैं, इस सीज़ फायर से पहले मुख्तलिफ कॉल जो थी, ब्रिगेडियर साहब इधर उधर घूमी थी। ईरान कतर की बातचीत चली थी, सदर ट्रंप ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया था। रिपोर्टेडली यही पोजीशन, यही डेवलपमेंट्स हुई थी सीज़ फायर से पहले। अब ईरान ने रिटेलिएट किया, वहाँ कोई रजीम चेंज नहीं हुआ। ऑन द अदर साइड अगर हम देखते हैं तो अमेरिका के मुफाद में था ये सीज़ फायर, जबकि इजराइल ये समझता है कि उसके जो अहदाफ थे रजीम चेंज को निकाल के बाकी जो उनका न्यूक्लियर था उसको उसने तबाह कर दिया है, उसके न्यूक्लियर के पार ख़त्म कर दिए। इस पर आपका कमेंट सर, विनिंग पोजीशन में मौजूदा हालात में, लेट्स सपोज हम इमेजिन कर लेते हैं कि सीज़ फायर कंटिन्यू है, सीज़ फायर चल रहा है, तो ईरान की जो न्यूक्लियर की कैपेबिलिटी है वो तो अभी जो फैसिलिटी है वो तो कह रहा है कि वो इंटैक्ट है उसमें, तो आपके ख्याल में विनिंग पोजीशन में कौन है इस वक्त? देखिए, कहा जाता है कि जंग का मकसद हमेशा अमन होता है। जी। The aim of war is always peace.
लेकिन किस किस्म का पीस? मेरी मर्जी का पीस। जो जीत जाए उसकी मर्जी का अमन हासिल हो जाता है और फिर हम कहते हैं कि जंग का मकसद ही अमन था। तो यही कुछ अब ट्रम्प साहब भी कह रहे हैं कि ये जंग का मकसद अमन था और सीज फायर जो है वो जो हार जाए उसको बात माननी पड़ती है और वो सीज फायर उसी वक्त तक रहता है जब तक वो बातें मान के रखे। जिस दिन ईरान ने दोबारा एटमी सलाहियत हासिल करने के लिए कोई कदम उठाया तो ये सीज फायर खत्म हो जाएगा और जी दोबारा हमले शुरू हो जाएंगे। दोबारा हमले शुरू हो क्योंकि जाएंगे। ब्रिगेडियर साहब, मकसद मैं बहुत माजरत चाहती हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए, थोड़ा सा मार्जिन दीजिएगा। जॉन एक दफ़ा फिर से हमारे साथ हैं। जॉन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही। मैं बेसिकली जानना चाह रही थी कि अभी हमें पता चल जाए सीज फायर है या दोबारा से खिलाफ वर्जी है, तो उस पर मज़ीद डिस्कशन आपसे पॉइंट ले लेती। आप अपनी बात कंटिन्यू रखें प्लीज़। ब्रिगेडियर साहब अपनी बात। जी मैं मुझसे दोबारा सवाल कीजिए। सर मैंने आपसे पूछा था विनिंग पोजीशन में आपके ख्याल में कौन सा मुल्क है इस वक्त? विनिंग पोजीशन में तो इस वक्त इजराइल और अमेरिका हैं। सबसे बड़ी विक्ट्री तो आप कह रहे हैं कि इजराइल की है क्योंकि जो वो चाहते थे वो हो गया। अमेरिका उनकी सपोर्ट में खुलकर सामने आ गया। इतना खुलकर तारीख के किसी मोड़ पर सामने नहीं आया था। या शायद आप कह लें कि जब करारदाद पास हुई थी इसराइल को बनाने के लिए उस वक्त शायद इतना खुल के सामने आए थे। नई नई दूसरी जंग अजीम जीती हुई थी, हिटलर को बिल्कुल क्रश कर दिया गया था और आइजनहावर ने अपनी किताब क्रूसेड इन यूरोप के अंदर, जिसका नाम क्रूसेड इन यूरोप है, उसमें वाज़ेह लिखा है कि हमने जंग इस अंदाज में लड़ी कि जर्मनी बिल्कुल ख़त्म हो जाए और उसके साथ साथ बरतानिया की भी जो आलमी ताकत की हैसियत है वो कम हो जाए, ताकि उसके बाद जो सूरज तुलू हो वो अमेरिका के दौरे उरूज का सूरज हो, पैक्स अमेरिकाना शुरू हो जाए उसके बाद। और ये हुआ। उस वक्त इसराइल की हिमायत जो 1948 में थी वो खुलकर सामने थी। उसके बाद आज तक इतना खुल के अमेरिका कभी भी नहीं आया कि इसकी हिमायत में आके किसी मुल्क पर हमला कर दे। और उनकी जो जौहरी सलाहियत, जहाँ पे शक है, शक की बुनियाद पर उसके तमाम जो जौहरी प्लांट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो ये तो इजराइल की बड़ी कामयाबी है जी और ये पूरी दुनिया के लिए एक सिग्नल है कि जिसने अपने आप को बचा के रखना है वो इन हालात को देखकर अपने आप को बचाने का बंदोबस्त करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बंदोबस्त इसमें करें। छोटे जी मुल्कों के लिए एक बहुत ज्यादा तरकीब है कि वो किसी न किसी बड़े मुल्क के साथ बना के रखें और दुनिया जो है वो पोलराइज हो जाएगी। इसके जी नतीजे में ब्लॉक्स बनेंगे और एक दूसरे के मुखालिफ बड़ी जी ताकतें सपारा हो जाएंगी। जी तो ब्रिगेडियर ये साहब बिल्कुल दुनिया दुरुस्त के कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। जॉन हमारे साथ हैं, वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जॉन मुझे बताइएगा, हमने देखा कि एक हौसला अफजा खबर है, सीज़ फायर की बातें की जा रही हैं, सीज़ फायर हो भी गया है, लेकिन उसके बाद कुछ इजराइल की जानिब से रिपोर्ट हुआ कि शायद ईरान ने खिलाफ वर्जी की है। अभी थोड़ी देर पहले की इत्तलात हैं कि इजराइल ने खिलाफ वर्जी की है, सीज़ फायर की, कोई रडार को टारगेट किया है ईरान के। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है इस वक्त वहाँ की, कुछ अपडेट करें। जी अपडेट मैं आपको कर देता हूँ। यहाँ पे IRGC के मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक 22nd वेव ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जो है उसके अंदर 14 मिसाइल्स लॉन्च हुई और मुख्तलिफ लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल मुकामात पे जो है वहाँ पे इसराइल में हिट किया गया। बाकी 4 बजे जो लास्ट अटैक था ईरान की तरफ से वो रात सुबह के 4 बजे ही हो गया था और उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो गई थी। यहाँ पे जो इसराइल का रद्द-ए-अमल है वो ये सामने आया कि इसराइल कह रहा है कि ईरान ने सीज फायर को वायलेट किया है, जबकि यहाँ से ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन नहीं हो सकी है कि ऑफिशियली कोई ऐसा रिस्पांस इसराइल पे हुआ है या नहीं हुआ। बहरहाल लोग काफी खुश हैं तेहरान के अंदर। प्रोटेस्ट जो यहाँ पे आई गेस रोडों पे जो सेलिब्रेशन हो रही हैं, मजमा जो है वो काफी जगहों पे जमा हुआ है, रोड्स पे भी हल्की हल्की ब्लॉकेज आपको नजर आ रही है और लोग अपनी तरफ से ही गाड़ियां लगा के और ग्रुप्स बना के सेलिब्रेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जीत हुई है, क्योंकि हमारा कोई न्यूक्लियर स्टॉकपाइल जो है वो डैमेज नहीं हुआ और हमारी जो है वो रिजीम चेंज जो बार बार कहा जा रहा था वो गवर्नमेंट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है और IDF को भी इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पे हिट किया है। तो लोग काफी सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे और ऑफिशियल्स बहरहाल कॉशियस हैं
तो लेट्स सी हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द सीज फायर और व्हाटएवर हैपेंस। यानी कि जॉन, जहां तक मैं समझी हूँ अभी तक सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, वायलेशन नहीं हुई, सीज फायर अभी होल्ड किया गया है। जी, सीज फायर की वायलेशन नहीं हुई है ईरान की तरफ से, ईरान तो यही कह रहा है। बहरहाल इसराइल जो रेटरिक इसराइल की तरफ से सामने आ रही है वो वही जो जब हमास कहता था कि इसराइल ने सीज फायर वायलेट की है, तब उनकी कोई नहीं जो है वो उसी पोजीशन में आ गए। तो आई गेस लेट्स सी हाउ, अभी ईरानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ट्रिगर जो है वो इनके हाथ में है, कभी भी अगर आती है इसराइल की तरफ से अग्रेशन तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जो जगह की आप बात करिए वो रेडार सिस्टम नहीं है, वो एक खाली जगह है, वहां पे इम्पैक्ट जो है वो हुआ है मिनिमल सा, और उसके ऊपर कोई डैमेज कोई भी चीज नहीं हुई। एंड कॉन्फर्मेशन ऑफिशियली इसके ऊपर आने दें, बट इनिशियली असेसमेंट ये कह रही है कि वहां पे मतलब बिल्कुल खाली जमीन थी और रेडार का एक कोई सिस्टम नहीं था, एक बस रेडार की जो कहते हैं जो रेडार की इंस्ट्रूमेंट होता है या रेडार का जो नॉर्मल एसेट होता है वो वहां पे था। तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा जॉन, मुझे ये बताइए कि अभी हम टेक अवेज की बात कर रहे हैं कि किस मुल्क को क्या हासिल हुआ इस जंग से। अभी हम इजराइल के टेक अवे की बात कर रहे हैं, अमेरिका के टेक अवे की बात कर रहे हैं, ईरान के। जैसे अभी आप ईरान की सूरत हाल हमें बता रहे हैं, तेहरान में आप खुद मौजूद हैं कि वहाँ पे रजीम सर्वाइवल है। वहाँ पे डेफिनेटली हम भी देख रहे हैं कि रजीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इस जंग के नतीजे में सामने आई है। अवाम जो थी वो जो थोड़ा सा डेस्परेट हो रही थी वो इस रजीम के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्गली खड़ा हो गई। उधर जो ये भी कहा जा रहा है वहाँ ईरान की नज़र में न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है वो भी इंटैक्ट है। तो ईरान को तो ये नज़र आया, ईरान के हक में जाता है कि ना न्यूक्लियर को उस तरह से नुकसान पहुंचा, ना रजीम चेंज हुई। आपके ख्याल में अमेरिका और इजराइल ने क्या गेन किया इस जंग से? देखिए, मेरा पर्सनल जाती राय ये है कि इजराइल और अमेरिका ने बहुत ज्यादा पैसे जाया किए। 5 से 10 बिलियन डॉलर एस्टिमेशन है जो अमेरिका ने जो यहाँ पे अटैक किया है फेस सेविंग के लिए। आई गेस वो वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्स आया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो फोर्दो की फैसिलिटी है उसको खाली कर दिया था, और सेंट्रीफ्यूजेस को नुकसान कितना पहुंचा कितना नहीं, बहरहाल वो लॉन्ग टर्म जब आपकी असेसमेंट होगी डैमेज की तब पता चल जाएगी। बहरहाल से रिपोर्ट्स, न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट्स, मुख्तलिफ रिपोर्ट नहीं कह रही है कि ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको कोई सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि लीडरशिप का जहां तक यहाँ पे स्ट्राइक होना और लीडर्स का मानना, ये कोई नई बात नहीं है। 1981 में भी हफ्ते 3 बॉम्बिंग थी, पार्लियामेंट पूरी उड़ गई, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस सबको जो है इनको शहीद कर दिया गया यहाँ पे, तो ये इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अकॉर्डिंग टू देम। दूसरी तरफ देखें, वहां इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ है, एक छोटी सी 22,000 किलोमीटर की ऑक्यूपेशनिस्ट एंटिटी रिजीम जो बनी हुई थी वहां पे, उनको कंपेयर नहीं किया जा सकता ईरान के 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स के साथ, क्योंकि ईरान को अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए सिर्फ चंद ही मिसाइल्स की जरूरत थी। मतलब वहां है ही क्या, एक एयरपोर्ट है, 2-3 पावर स्टेशन है, एक न्यूक्लियर डेमोना उनकी वो फैसिलिटी है, उसके अलावा 1-2 और चीजें हैं। तो बेसिकली ईरान कह रहा है यहाँ पे, और मेरा भी मानना यही है कि ईरान ने बहुत ज्यादा डैमेज किया है बाय यूजिंग वेरी लेस रिसोर्सेज। ऑन द अदर हैंड, अभी आप ट्रम्प के ट्वीट बड़े इंटरेस्टिंगली आप बिल्कुल फॉलो कर रही होंगी, आई एम प्रीटी श्योर। पहले बोला 12 घंटे का टाइम है, ईरान ने कहा नहीं जी 4 बजे अगर हम लास्ट करेंगे, 4 बजे अगर हुआ ठीक है, इजराइल खामोश हो गया तो हम खत्म कर देंगे। ये दिस क्लियरली शोज अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ दैट ईरान हैज मैनेज्ड टू गेन। अभी ट्रम्प साहब के रवैया वॉर मॉन्गरर से पीक की तरफ आपके सामने, मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं इस पे। इट इज क्लियर हु हैज वन, हु हैज लॉस्ट। अच्छा, मुझे ये भी बता दें जॉन कि अब डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट स्टेप तो डायलॉग का होगा। अब डायलॉग की टेबल पे ईरान बड़ा स्ट्रॉन्ग होके बैठेगा, क्योंकि विनिंग पोजीशन में मेरे ख्याल में ईरान है। ईरान की ना तो रजीम चेंज हुई है, ना उनके न्यूक्लियर को उस तरह से नुकसान पहुंचाया जा सका है। तो जो अहदाफ थे या जो टारगेट्स थे जो अचीव करना चाह रहा था अमेरिका या इजराइल, वो अचीव उसको नहीं हुए हैं। ईरान की ही बात करते हैं। ईरान अब डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पे जाके वो टॉक्स की तरफ जाएगा, टेबल टॉक होगी, डायलॉग्स होंगे। आपके ख्याल में अभी तक की जो इत्तलात पहुंची है आप तक भी, ये टेबल टॉक का प्रोसेस कब तक स्टार्ट होगा, और क्या ये डायरेक्टली अमेरिका से होगा या जैसे कहा जा रहा है यूरोप से होगा, वो अगेन यूरोप से ही स्टार्ट होगा, अमेरिका को बीच में शामिल नहीं किया जाएगा? कुछ अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुझे देखिए इंटरनल से मालूम हुआ है, ऑफिशियल कंफर्मेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से जब मिलेगी तब मिलेगी। मुझे ये मालूम पड़ा है कि अब ईरान जो नेगोशिएशन करेगा वो वही इनडायरेक्ट तरीके से जिस तरीके से कर रहा था उसी तरीके से करेगा, अगर करेगा तो।
और ये असेसमेंट भी तब होगी जब सीज फायर्स को देखा जाएगा कि वाकई सीज फायर इंटैक्ट रहती है या नहीं, क्योंकि क्लियरली पहले भी इनका जो व्यू था वो यही था कि हम किसी भी प्रेशर के अंदर आके निगोशिएशंस नहीं करेंगे। तो बिल्कुल बहरहाल यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बताया है इनफॉर्मली कि बिल्कुल यहाँ पे निगोशिएशंस का चांस है, हो सकती है, लेकिन होंगी तो अगेन इक्वल फुटिंग पे होंगी। एंड अगर यहाँ से कोई भी अग्रेशन होती है इसराइल की तरफ से या किसी की भी तरफ से, तो ईरान जो है वो बिल्कुल ही जवाबी कार्रवाई अपनी जैसे चल रही थी वैसी चलाता रहेगा। तो दैट इज समथिंग दैट आई हैव नोन फ्रॉम माय ओन सोर्सेज। हाउएवर ऑफिशियली गवर्नमेंट क्या करती है, ओनली टाइम विल टेल। अच्छा जॉन, मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दे दें, उसके बाद मैं नुमान साहब से भी जानती हूँ। अब निगोशिएशंस की तो हमने बात कर ली है, ये एग्जैक्टली जिस पॉइंट को लेके ईरान पे अटैक किया गया था कि ईरान की जो यूरेनियम की अफसूदगी है वो 60% तक पहुंच चुकी है, ये बहुत नज़दीक है न्यूक्लियर बनाने के हवाले से। अब ईरान का मौक़िफ़ क्या है? हालांकि मैंने माजी का फतवा भी देखा है, जो खामनाई साहब हैं वो उन्होंने कहा है कि वो इस चीज़ के अगेंस्ट उन्होंने फतवा दिया, वो इस चीज़ को नहीं अच्छा समझते। अब इस वॉर के बाद क्या ईरान समझता है कि उसको न्यूक्लियर की तरफ जाना है और उसके अपने लोगों की सेफ्टी इसी में है? कुछ अब तक अपडेट्स पहुंची हों, लोगों के ख्यालात, गवर्नमेंट के ख्यालात क्या हैं, या टॉक्स पे डिपेंड करता है कि टॉक्स किन हालात में होती हैं, किन के साथ होती हैं, और उस पर डिपेंड करता है कि क्या दोनों साइड से डिमांड्स रखी जाएंगी सामने? जी, इनफॉर्मली यही बताया गया है जंग के दौरान, जंग से पहले और अभी जो अमेरिका का स्ट्राइक रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। इसकी वजह प्रेशर नहीं है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ऑफिशियल्स। ये कोई प्रेशर में या किसी उसके तहत नहीं कह रहे कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, बल्कि ईरान का जो सुप्रीम लीडर है इनके, उनका फतवा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन हराम है, मासूम जाने मिलियंस ऑफ पीपल कैन डाई पॉसिबली फ्रॉम अ सिंगल बॉम्ब। तो इसलिए ईरान कह रहा है कि इंसानियत के जो इंटरेस्ट है उसके खिलाफ है न्यूक्लियर बम बनाना, हम नहीं बनाएंगे। बहरहाल जो अभी आप सिचुएशन देख रही हैं, पहले तो फिर भी IAEA की इंस्पेक्शंस हो सकती थी, फैसिलिटीज का पता था। अब जो स्टॉक पाइल मूव हुआ है वो अल्लाह जाने कहाँ पे मूव किया है, किस फैसिलिटी में मूव किया है, तो अब तो बिल्कुल ही आजाद हो गया ना ईरान। तो आई थिंक मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर बनाना चाहें तो अब ज्यादा आसान है बनाना। ऑल्दो कुछ फैसिलिटीज को डैमेज हुआ है, काफी अनडिस्क्लोज फैसिलिटीज भी हो सकती हैं आगे जाके सामने आ जाए, हु नोज, बट अब और ज्यादा आसान हो गया व्हेन द रिजीम इज, कहते हैं गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर, रिजीम तो बाहर कहा जाता है, व्हेन द गवर्नमेंट इज स्ट्रॉन्गर अब और ज्यादा जो है वो चांसेस हो गए, लेकिन बनाएगा नहीं। मेरा पर्सनल राय ये है कि ईरान बनाएगा नहीं, चाहे प्रेशर हो या ना हो। ठीक हो गया। नुमान, मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो एक लैक ऑफ ट्रस्ट था अमेरिका ईरान के दरमियान, ये किसने अबूर करवाया? अगर हम ईरान की बात करते हैं तो वो तो टॉक्स डायरेक्टली अमेरिका के साथ करना ही नहीं चाह रहा था। अब मौजूदा सिचुएशन में कि अमेरिका ने जब डायरेक्टली इस जंग का हिस्सा बना, वो तीसरी थर्ड पार्टी बन गया, तो अब ये जो टॉक्स हैं ये बज़ाहिर तो कतर है सामने, रशिया का भी इसमें अहम हाथ है। जी देखिए, जो पहले जो एग्रीमेंट था ईरान का बाकी ताकतों के साथ, उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें जर्मनी, फ्रांस और गालिबन इंग्लैंड का रोल था। ये ट्राइका था जो तकरीबन 10 साल के अरसे में इन्होंने पूरा एक प्रोसेस किया, ईरान के साथ नेगोशिएशंस हुई, इसमें IAEA का भी ऑब्वियसली किरदार है। तो पहले तो वो एक तरीकाकार था, उसकी वजह से अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो ये ट्रूस आया था जो कि बराक ओबामा साहब के दौरे हुकूमत में अचीव किया गया था। वो अलग बात है कि जब ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने आते साल ही इसको हवा में उड़ा दिया इसको। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब ट्रम्प उनको इसका पछतावा भी होगा, क्योंकि अगर ये दोबारा नेगोशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ का इदराक है कि अगर वो एग्रीमेंट चलता रहता तो शायद हालात इधर ना आते। लेकिन मेरा इसमें जो मेरा तासुर है, देखिए बड़ी अहम चीज़ है, IAEA और अमेरिकन इंटेलिजेंस जो उनकी अंदरूनी है, दोनों ने ये बारहा कैटेगोरिकली कहा है कि ईरान एटम बम बना नहीं रहा और ना ही बनाने के करीब है। लेकिन उसकी रिपोर्ट तो रिजेक्ट कर दी ना। मैं वही अर्ज करूँ, देखिए अगर डिक्टेटरशिप को कहते हैं कि पूरी दुनिया से डेमोक्रेसी लेके आनी है, तो डेमोक्रेसी में सिस्टम्स होते हैं। आपका UN का एक ऑर्गन है IAEA, जिसका काम ही ये है कि उन्होंने जो आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT, उसमें सिर्फ ईरान उसका सिग्नेटरी है, उसके तहत सिर्फ आप सिविलियन पर्पसेस के लिए आप न्यूक्लियर एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो IAEA की इंस्पेक्शंस होती हैं उसके साथ, वो एक पूरा एक तरीकाकार रखा गया है। तो IAEA जो ग्राउंड पे जाके, फील्ड पे जाके जो कि इंस्पेक्शन करता रहा है, जो 10 साल नेगोशिएशन जो मैंने 3 मुल्कों का जिक्र किया उनके साथ इन्वॉल्व रहा है, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। या ट्रंप जो मैं ना मानूं की जिद पे लगे हुए हैं। जब आप एक चीज़ का इरादा कर लेते हैं, आप एक प्लान कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप में तो यही होता है ना, फिर आप
तो जी ही नहीं देखते। फिर आप ये नहीं देखते कि आपके इदारे जो आपने इस मकासद के लिए बनाए हैं वो ग्राउंड पे जाके क्या रिपोर्ट्स दे रहे हैं। तो फिर तो आप क्योंकि आपका इरादा लड़ाई करने का है तो फिर आप लड़ाई करते हैं। यही बात इजराइल के साथ है, यही बात अमेरिका के साथ है। तो देखिए वो जो मैंने जिक्र किया था कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का जो एक नया डॉक्ट्रिन निकाला गया इंटरनेशनल लॉ के अंदर, हालांकि सेल्फ डिफेंस की बात तो नहीं है, इट हैज टू हैव कोजेंट रीजंस। अगर एक बंदा कहता है कि मुझे इस चीज का खतरा है कि ये बंदा एक चीज करके बाद में मेरे पे अटैक करेगा, तो फिर मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा। जी टॉक्स तो अब होंगी, लेकिन ये टॉक्स डिपेंड करती हैं ऑब्वियसली सीज फायर पे। तो सीज फायर बड़ी ही इस वक्त बड़ी प्रिकेरियस किस्म की है कि जब दिल करेगा इजराइल सीज फायर को मान लेगा, जब दिल करेगा बहाना बना के मुज़ाकरात की नौयत क्या होगी, किस माहौल में होगी, किन के साथ मुज़ाकरात होता है, ये बहुत डिपेंड करता है। देखिए मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ तो नहीं होगी, जिस तरह पहले भी कामयाब हुई थी, इसमें अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं था। डायरेक्ट अमेरिका, कतर का रोल हो सकता है, यूरोपियन ममालिक का रोल हो सकता है, चाइना रशिया अपना किरदार प्ले कर सकते हैं। हाँ जी, बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। देखें नाज़रीन, आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है, ये मामला किस नहज पे बैठता है। उम्मीद तो है कि ये जो सीज़ फायर हुआ है अच्छे मकसद के लिए हुआ है कि अमन कायम हो जाए। ज़बरदस्ती धून से तो आप अमन कायम नहीं कर सकते। बहरहाल जी, हम फिर भी इसको अप्रिशिएट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये सीज़ फायर जो है इसको इसी तरह से होल्ड किया जाए। आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।